हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हमने पढ़ी हैं उनको जो है समराइज़ करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आगे के लिए जो है आपके करंट अफेयर्स की जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हाल ही में विकसित डेवलप्ड मंत्रासन क्या है। मंत्रासन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये एआई से चलने वाला डायग्नोस्टिक रोबोट है। ये आपका दुनिया का पहला पूरी तरीके से पोर्टेबल टेली सर्जरी कंसोल है। चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। शल्य चिकित्सकों के लिए एक रोबोटिक एक्सको स्केलेटन है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, नाम इसका याद रखना और काम इसका याद रखना। यह है दुनिया का पहला पूरी तरीके से पोर्टेबल टेली सर्जरी कंसोल। ठीक है, नाम याद रखेंगे इसका मंत्रासन है बच्चे। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड एर्गोनोमिक एंड पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी कंसोल है। ठीक है, डेवलप किसके द्वारा किया गया है? गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी है। कंपनी का नाम है एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल। ठीक है, SSII जो है इस कंपनी का नाम है। ठीक है, और ये बेसिकली बच्चे इसका उद्देश्य क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा? इट अलाउ एक्सपर्ट सर्जन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रिमोटली फ्रॉम वर्चुअली एनी लोकेशन सच एज देयर ऑफिस और अक्रॉस कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, ठीक है, सर्जन्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा जो है कोई आपकी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है या किसी तरीके से जो है ऑपरेशन उनको करना है तो रिमोटली का मतलब है दूर बैठ करके भी जो है वो आराम से इस सर्जरी को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो है बच्चे आपका मेडिकल साइंस के फील्ड में एक इनोवेशन है, एक डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मंत्रासन नाम है इसका। ये बेसिकली एक टूल बॉक्स है जो कि सर्जन के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका रिमोटली दूर बैठ करके भी, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकता है कोई भी सर्जन। तो आपको याद रखना बच्चे, दुनिया का पहला पूरी तरीके से पोर्टेबल टेली सर्जरी कंसोल है। ठीक है, और ये जो है मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में जो है आपका एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। ठीक है, अगला है बच्चे, इथियोपिया ने हाल ही में ग्रामीण गरीबी से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय मॉडल को अपनाने की योजना की घोषणा की है? इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया, ठीक है, इन्होंने जो है घोषणा की है कि भारत में एक ऑलरेडी चल रही स्कीम है जो कि यहाँ पे भी चलाई जाएगी। ठीक है, इस स्कीम का नाम याद रखेंगे, स्कीम का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये है आपका NRLM। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखना ये चाहेंगे कि अगर इथियोपिया इस स्कीम को अपना रहा है तो स्कीम में क्या है बेसिकली। ठीक है, तो स्कीम का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से ये योजना चल रही है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये आपका क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, बेसिकली जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनका जो लिवलीहुड है, उनका जो आजीविका है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सरकार क्या करती है? अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बच्चे आपको ये काम करता है। ठीक है, मतलब इसका ऑफिशियल नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? जो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी आजीविका के लिए जो है अवसर क्रिएट किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इसका एम क्या है। अब इसी प्रोग्राम को जो है इथियोपिया अपनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम याद रखेंगे, एक तो स्कीम के बारे में, दूसरा जो है इस कंट्री के बारे में। इथियोपिया की अगर हम बात करें तो इसके बच्चे जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो देश है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे इसका साउथ सूडान है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे मोगादिशु है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी ये है आपका अदीस अबाबा, इसकी राजधानी है। ठीक है, इतना बच्चे इस देश के बारे में याद रखना। उसके बाद जो है आपका इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो प्लान हमारे देश में चल रहा है, ये जो योजना हमारी कंट्री में चल रही है, इसके बारे में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, ये आपका लॉन्च हुआ था 2011 में। ठीक है, 2011 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। फिर इसका नाम जो है वो रीनेम हुआ है, नाम इसका चेंज हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नाम रखा गया। कब? 2016 में, क्योंकि नई सरकार आ गई थी, है ना, इन्होंने इसका नया नाम रख दिया। द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एज अ रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम याद रखना बच्चे क्योंकि ये वही मंत्रालय है जो कि इस मिशन को इंप्लीमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रामीण विकास के लिए जो मंत्रालय है उनके द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या
किया, जो पुरानी एक स्कीम थी ग्रामीण जयंती ये आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको जो है बेसिकली इसके साथ में इंटीग्रेट करके जो है इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो सभी योजनाओं का एक ही मकसद है कि जो गांव वाले क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनका विकास करना, उनको डेवलप करना। और ये जो है ओरिजिनली ये स्कीम जो है 2011 की है, लेकिन अभी की सरकार ने इसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दोबारा से रीलॉन्च किया था 2016 में। इतना जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है बच्चे, नव विकसित केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षा CRA संवर्ग और केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा CEA संवर्ग निम्नलिखित किसके अधीन है? अब यहाँ पे मैं आपको एक नोटिस दिखाती हूँ। अभी बच्चे रिसेंटली जो है आपका 6 नवंबर 2025 को एक नोटिस आया। ठीक है, कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, जो भारत के महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनकी ऑफिस से जो है आपको एक नोटिस जारी किया गया और इन्होंने जो है 2 नई पोस्ट क्रिएट करने के लेकर के, है ना, 2 नए पद जो है आपके सृजित किए गए हैं, बने हैं। CAG announces creation of 2 centralized cadres to enhance domain specialization and professional expertise। ठीक है, तो 2 डोमेन बनाने के लिए बचे, 2 कैडर जो है इन्होंने बनाने के लिए नोटिस आपका निकाला था। आपको पूछा गया है कि ये जो दोनों ही कैडर है किसके अंतर्गत काम करेंगे? तो जो CAG है बच्चे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत जो है आपका ये काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों पोस्ट को आपको, दोनों कैडर को आपको याद रखना है। पहला जो आपका कैडर है वो है आपका सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट CRA, और दूसरा जो कैडर है वो है आपका सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, CEA। तो ये दोनों ही जो आपके संवर्ग है, संवर्ग समझते ना, कैटेगरी, पहले जो है आपका आपके एक ही कैग था, कैग ने जो है 2 कैटेगरीज जो है क्रिएट की हैं। एक जगह जो है आपका क्या होगा, रेवेन्यू ऑडिट होगा, रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो कमाई हो रही है, और दूसरी जगह आपका क्या होगा, खर्चा, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ आपका खर्चा ऑडिट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आपका सेपरेट कर दिया गया है और 2 नए कैडर जो है आपके वो क्रिएट किए गए हैं। तो ये कैडर जो है किसके अंतर्गत काम करेंगे? कैग के अंतर्गत ही ये आपके काम करेंगे। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, ये है बच्चे वाटर ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो वाटर ट्रीटी है, इसको जो है साइन करने वाला पहला कंट्री बन गया है बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आसान सी चीजें इसमें लिखी गई हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। ठीक है, अब देखिए, पहला है, यह 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। फिर है, उत्तराखंड को 2000 में हिमाचल प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर है, इसकी नेपाल और चीन दोनों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती है। ठीक है, अब इसमें से बच्चे 2 बातें तो सही हैं, लेकिन एक बात गलत है। कौन सी बातें सही है? जो पहली बात है कि 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड जो है 27वां राज्य बना था हमारे देश का, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरी बात जो सही है कि उत्तराखंड की जो बाउंड्रीज हैं वो नेपाल से भी कनेक्टेड है और चाइना से भी कनेक्टेड है, ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, जो गलत बात हो ये कि उत्तराखंड को जब बनाया गया था तो हिमाचल प्रदेश से अलग करके नहीं बनाया गया था, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बच्चे से अलग करके बनाया गया था। तो सिर्फ पहला और तीसरा ही आपका सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको उत्तराखंड की बाउंड्रीज दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका स्टेट है। ठीक है, अभी जो है नवंबर का महीना गया बच्चे, नवंबर के महीने में हमारे देश में जो है आपका एक तो आता है 1 नवंबर 2000 को, उस दिन जो है 2 स्टेट बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। एक आता है आपका 9 नवंबर 2000। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो मतलब एक ही साल में सन 2000 में 3 स्टेट बने हैं हमारे। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड की अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे ना, तो ये तो इसकी स्टेट बाउंड्री है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी स्टेट बाउंड्री है जो कि हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, उसके बाद में इधर को देखिए ना, उत्तर पूरब की तरफ अगर आप देखेंगे, ये बाउंड्री इसकी जो है चाइना से लगती है। ठीक है, ये चाइना से बाउंड्री बनाता है। उसके बाद नीचे को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए बच्चे, ये पूरी तरीके से पूर्व में इसकी जो बाउंड्री है ये जो है आपकी नेपाल से है। ठीक है, किससे है? नेपाल से है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर हम उत्तर में देखते हैं, उत्तर पूर्व में देखते हैं तो चाइना से बाउंड्री लगती है। ठीक है, अगर हम कंप्लीटली दक्षिणी पूर्व कह सकते हैं इसे, दक्षिणी पूर्व में देखेंगे तो नेपाल से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे देश का 27वां राज्य है उत्तराखंड। राजधानी इसकी 2 है, एक आपका देहरादून है, एक आपके गैरिसन है। ठीक है, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में भारत के 51वें 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, नाम दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा ये खिलाड़ी कौन से खेल के हैं। तो इनका नाम है बच्चे राहुल। ठीक है, राहुल वीएस इनका नाम है।
और ये जो है 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। ठीक है, 91 बच्चे ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है, 91 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, कभी एक दौर था जब विश्वनाथन आनंद जो है पहले ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, और अभी जो है आज का दौर है 100 होने वाले हैं, है ना, सेंचुरी होने वाली है हमारे ग्रैंड मास्टर्स की, तो 91 है। ठीक है, अगला बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए बहुत, एसएससी की बड़ी नजर होगी बच्चे इसमें। ठीक है, अब देखो किस तरह की क्वेश्चन पूछा है। जेम्स डी वॉटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार साझा किया था, किस लिए? ठीक है, अब ये जो है ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1962। 1962 में इन 3 साइंटिस्टों को, ठीक है, एक आपके वाटसन है, एक आपके क्रिक है और एक है आपके विल्किंस। ठीक है, 3 साइंटिस्ट को जो है एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजियोलॉजी का, ठीक है, चिकित्सा का। तो किस लिए दिया गया था? सबसे पहले है आपका आनुवंशिक कोड की खोज करने के लिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का विकास करने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण पर शोध करने के लिए और डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज करने के लिए। तो बच्चे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी के रूप में हम पढ़ते हैं वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक। तो इनमें से जो आपके वाटसन थे ना बच्चे, जेम्स डी वाटसन, इनका निधन हो गया अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। स्टैटिक का भी क्वेश्चन है ये, जनरल साइंस का क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक में, और दूसरा जो है आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जेम्स डी वाटसन, उनके साथ में फ्रांसिस क्रिक और फिर जो है आपके मॉरिस विल्किंस। ठीक है, इन तीनों को ही 1962 में क्या दिया गया था? फिजियोलॉजी का पुरस्कार, फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसके लिए। ठीक है, ये बच्चे आप याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग जो है आपकी ये न्यूज है, और ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी है और आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो 1962 में जो है आपका डीएनए डबल हेलिक्स की खोज करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला बच्चा, गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा शुरू की गई सहजीवन परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? ये आप याद रखेंगे। गुवाहाटी नगर निगम में जो है आपकी परियोजना शुरू करी है। गुवाहाटी बच्चे कहाँ पे? असम में है। ठीक है, और ये आपका किस लिए है? मानव पशु सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें से मुख्य रूप से टीकाकरण है, नसबंदी है, सामुदायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी के मानवीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए है ये है आपका डॉग्स के लिए। ठीक है, किसके लिए बच्चे? डॉग्स के लिए है, आवारा कुत्तों का मानवीय प्रबंधन। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन मैनेजमेंट। अगला है बच्चे, किस कंपनी ने वैश्विक अभियान #farmercan, ठीक है, #farmercan, ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, वह नायक जिसकी आपको जरूरत नहीं है, शुरू किया है। तो ये पूरा कैंपेन का नाम है। ठीक है, ये जो है एक ग्लोबल कैंपेन है, ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसका पूरा नाम है #farmercan, द हीरो यू डोंट नो यू नीड। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका कैंपेन है, किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है? पहला है आपका बेयर है, फिर आपका यूपीएल है, फिर आपका सेंजेटा है, या फिर आपका कोटिवा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको उस कंपनी का नाम याद रखना है जिनके द्वारा आपका चलाया गया बच्चे। तो कंपनी का नाम है यूपीएल। ठीक है, कंपनी का नाम है यूपीएल। यूपीएल के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया, और नाम में आपको समझ में आ रहा होगा ये किसके लिए बच्चे? ये आपका है फार्मर्स के लिए। ठीक है, द ग्लोबल कंपनी यूपीएल लिमिटेड लॉन्च द #farmercan। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अहेड ऑफ द 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 टू प्रमोट फार्मर्स एज की प्लेयर इन क्लाइमेट एक्शन एंड रेजिलियंस। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, COP30 यूनाइटेड नेशन का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है इस बार का 2025 का, उसे कहा जा रहा है COP30। ये कहाँ पे हुआ है आपका? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में कहाँ पे? बेलेम नाम का शहर है बच्चे, बेलेम नाम का शहर है ब्राजील का। ठीक है, वहाँ पे जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे, और यहीं पे जो आपकी ग्लोबल कंपनी है यूपीएल लिमिटेड, इन्होंने फार्मर्स को लेकर जो है आपका ये ग्लोबल कैंपेन शुरू किया है। तो इसका नाम याद रखना, #farmercan इनिशिएटिव। हाल ही में रक्षा रेखा महानियंत्रक CGDA, इसका पदभार किसने संभाला है? ये बच्चे आपका एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, नाम याद रखना, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को हमारे क्या बनाया गया है? CGDA बनाया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया है।
अगला है बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले आपका एस्केपेड इसरो का किसी अन्य ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला दोहरे उपग्रह वाला मिशन है। ठीक है, पहला, इस मिशन का उद्देश्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल, आयन मंडल, चुंबकीय क्षेत्रों का 3D में अध्ययन करना है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ठीक है, तो इनमें से बच्चे एक ही बात सही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये आपका एस्केपेड है। तो बेसिकली व्हाट इज एस्केपेड, ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बारे में हम देख लें थोड़ा सा। देखो, ब्लू ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में नासा के मंगल ग्रह के लिए एस्केपेड मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, एस्केपेड क्या है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स मंगल ग्रह के लिए नासा का पहला समन्वित बहु अंतरिक्ष यान कक्षीय विज्ञान मिशन है। इसमें ब्लू और गोल्ड नाम के 2 ऑर्बिटर शामिल हैं जो कि एक साथ विभिन्न स्थानों से मंगल ग्रह का निरीक्षण करेंगे। यह मिशन नासा के सिंप्लेक्स ग्रहों की खोज के लिए छोटे अभिनव मिशन कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये बच्चे किसके लिए है? ये है आपका मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, इसका क्या है? मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है उसका अध्ययन करना है। तो दूसरा सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला जो है कि एस्केपेड इसरो का है, ये बच्चे इसरो का नहीं है। ये किसका है? ये है आपका नासा का है ना। तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका किसका है? नासा का है। किसका है? नासा का है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक ही आपका सही है ना, एक ही सही है। एस्केपेड के बारे में याद रखना थोड़ा सा, मंगल ग्रह के लिए है। अच्छा, दृश्य उत्सर्जक रेखा कोरोनोग्राफ VELC किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का प्राथमिक पेलोड है? बताइए। ये है आपका VELC। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे आप इससे वो ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं कि किसके लिए होगा, ये किसका पेलोड होगा, ये किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का पेलोड है। ये है आपका कोरोनाग्राफ। कोरोनाग्राफ बता सकते हैं थोड़ा सा? कोरोना बच्चे हम किसे कहते हैं? अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो सूर्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार। सूर्य जो है आपका, सूर्य का जो बाहरी आभा मंडल है जहाँ पर कि सोलर रेडिएशन के जो लपटें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसे ही तो कोरोना कहते हैं ना यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपका सोलर रेडिएशन रहता है। तो कोरोनाग्राफ, ठीक है, तो ये जो है भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। ठीक है, तो आदित्य L1 के पेलोड का नाम है बच्चे आपका VELC। ठीक है, याद रखिएगा किसका पेलोड है ये आदित्य L1 का प्राइमरी पेलोड है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। और ये आपका इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। मतलब कि ऑब्जर्वेटरी हमने जो है स्पेस पे लगाई हुई है आदित्य L1, और वो जो है आपका लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा पेलोड के बारे में देख लेते हैं स्टार्टिंग में। किसी उपग्रह का पेलोड उपकरणों और घटकों का संग्रह होता है जो उसके विशिष्ट मिशन जैसे कि संचार, नेविगेशन या पृथ्वी अवलोकन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो VELC है किसका पेलोड है? आदित्य L1 का प्राइमरी पेलोड है। अच्छा, रिकिन एक अत्यधिक विषैला यौगिक है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है किसमें? ये ओलियंडर के बीज में पाया जाता है, अरंडी के बीज में पाया जाता है, तंबाकू के पत्ते में पाया जाता है, या फिर पोपी सीड यानी कि खसखस के बीज में पाया जाता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चे। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके बाद जो है हमारी जो ATS है ना, जितनी भी ATS हैं सारी की सारी जो है आपकी एक्टिव हो चुकी हैं, और बहुत सारी गिरफ्तारियां जो है बच्चे ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी गिरफ्तारियां जो है आपके कर रहे हैं। तो एक गिरफ्तारी जो है आपकी यहाँ से हुई, गुजरात से हुई है, नहीं सॉरी हैदराबाद से। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद है, और इसके ऊपर ये चार्ज लगा है कि बच्चे ये क्या कर रहे थे यहाँ पे हैदराबाद में जो है आपका ये जो रिकिन है, ठीक है, रिकिन ये एक विषैला यौगिक है और ये अरंडी के बीज में पाया जाता है। ठीक है, कैस्टर बीन्स में अरंडी के बीज में पाया जाने वाला जो है आपका एक विषैला यौगिक है। इससे जो है बच्चे आपके यहाँ पे क्या बन रहे थे? रिकिन बेस्ड केमिकल वेपन बन रहे थे। ठीक है, केमिकल वेपन एक तो होता है बॉम्ब है ना, जिसमें जो है आपके विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। ये है आपका केमिकल वेपन, क्योंकि इसमें जो है आपका ये विषैला पदार्थ जो है मिलाया जाएगा, उससे जो है वेपन बनाया जाएगा, फिर उसको जो है जिसको मारना है, जिसमें मतलब अटैक करना है, उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो केमिकल वेपन जो है बनाए जा रहे थे, यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके कारण बच्चे जो है आपका विषैला यौगिक है रिकिन, ये जो है आपका चर्चाओं में आया है। तो याद रखना ये अरंडी के बीज में पाया जाता है। किसमें होता है बच्चे? ये आपका अरंडी के बीज में। ठीक है, अगला है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक्स कहा जाता है, ये किसे जोड़ता है? तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
ये किसे जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। तो बेसिकली एक आपकी भारत भूमि की एक ऐसा पतला सा कॉरिडोर है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो इंडियन मेनलैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से यानी कि हमारे 7 सिस्टर्स जो हैं उनसे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से यानी कि 7 सिस्टर से जोड़ने का काम करता है चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, मैं आपको इसे नक्शे में दिखा देती हूँ बच्चे। यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे हल्का सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है यहाँ पे सिलीगुड़ी। ठीक है, तो ये कॉरिडोर जो है इस तरीके से जाता है, फिर जो है आपका ये ऊपर सिक्किम हो गया, इधर आपका असम हो गया, है ना, ऐसे जाता है ये आपका। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है इसको हमारे इंडिया से कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसे जो है आपका चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये हाल ही में चर्चा का विषय क्यों रहा था, क्योंकि बच्चे इंडियन गवर्नमेंट जो है लगातार इसके बारे में India has initiated major strategic moves to reinforce its control over the Siliguri corridor, also known as the Chicken Necks, amid growing concern over the Bangladesh interim government warning up to Pakistan। ठीक है, तो बेसिकली भारत ने ये जो हमारा चिकन नेक है, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मूव्स थोड़ा सा आपके लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए, अपनी जो है आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए बच्चे यहाँ पे आपकी तैनाती बढ़ाई गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बांग्लादेश जो है और जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कुछ जो है आपका हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे आपकी क्या की गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा जो है आपकी बढ़ाई गई है, इसके कारण जो है चिकन नेक आपका चर्चाओं में है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, चिकन नेक आपका चर्चाओं में है। तो चिकन नेक बेसिकली है क्या, ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, अच्छा, किस वैश्विक पहल को हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, इसके लिए 2025 का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनमें से कौन से इनिशिएटिव ऐसी है जिसको कि अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए? तो इस इनिशिएटिव का नाम जो है आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, इस इनिशिएटिव का नाम जो है आपको याद रखना है। इस इनिशिएटिव का नाम है उच्च सागर संधि। ठीक है, द हाई सीज ट्रीटी, द हाई सीज ट्रीटी। अब देखना, The High Seas Treaty received the 2025 Earthshot Prize for Revive Our Oceans. This global initiative was recognized for creating the first legal framework for the marine protected areas on the high seas, which will be crucial for achieving the goal of conserving 30% of the ocean by 2030। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बच्चे मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपका हाई सी ट्रीटी है ना, ये पूरे विश्व में जो है पहली ऐसी ट्रीटी है, पहली ऐसी संधि है जिसने कि समुद्र को बचाने की बात करी है, महासागरों को बचाने की बात की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि हमारा जो पूरा महासागर वाला क्षेत्र है ना, उसके जो है 30% पार्ट को हमें कंजर्व करना है आने वाले 2030 तक। ठीक है, तो 30% टू 2030 ऐसा आपको याद रखना है, 30-30। ठीक है, तो 30% टू 2030। और इस इनिशिएटिव को क्या कहा जाता है, दी हाई सीज ट्रीटी से कहा जाता है। ठीक है, तो हाई सीज ट्रीटी जो है इसको अर्थशॉर्ट पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए, 2025 के लिए। अगला है बच्चे, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL, इसको हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसे बच्चे आपका दिया गया है मिनी रत्न का स्टेटस। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का स्टेटस इसे दिया गया है। ये आपको याद रखनी, कंपनी कौन सी है आपकी? HSL। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला बच्चे, हाल ही में चर्चा रहा आयरन वुड क्या है? आयरन वुड जो है आपका क्या है? आयरन वुड अभी AI का बहुत ज़्यादा जो है क्रेज हो रहा है। आयरन वुड जो है बच्चे आपका गूगल का लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जो है, इसे चिप है ये। ठीक है, और इसको जो है आपका 7th जनरेशन, इसको भी याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, इट्स 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPU जो है इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा AI जनरेटेड क्या है, एक चिप है, इसका नाम है आयरन वुड। किसका प्रोडक्ट है ये? गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चे इसमें आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? गूगल्स 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है ये TPU। ठीक है, याद रखिएगा, इसका बच्चे फुल फॉर्म याद रखना, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, और नाम क्या रखा गया है इसका? आयरन वुड रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि CRI 2026 के अनुसार चरम मौसम की घटनाओं 1995 से लेकर के 2024 से
अधिक प्रभावित देशों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90 नंबर पे है, 9th पोजीशन में बच्चे आपका इंडिया है, याद रखना, ठीक है। और इसमें जो है कैसी कंट्रीज को रखा जाता है, जो मौसम परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण कौन से देश को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उन देशों की बच्चे एक लिस्ट जो है जारी की जाती है जो एक्सट्रीमली इफेक्टेड है, और उनमें जो है भारत का स्थान आया है 9वां, ठीक है, याद रखना आपका। अगला बच्चे बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है डेविड सिजले, इन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। इसकी स्थापना 1969 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। उपन्यास मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए, ना कि उसका अनुवाद, ठीक है। तो ये है आपका बुकर प्राइज। इसे जो है बच्चे आपका मान बुकर प्राइज कहा जाता था पहले, अभी तो सिर्फ बुकर प्राइज कहा जाता है। याद रखना कि इंटरनेशनल बुकर आपका अलग है और मान बुकर जो है आपका अलग है, ठीक है। तो बुकर के बारे में जो है तीनों ही बातें बहुत सही हैं। इस बार का 2025 का जो बुकर प्राइज मिला है डेविड सेजले को मिला है। इनकी किताब का नाम है बच्चे फ्लैश, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसकी स्थापना 1969 में यूके के द्वारा की गई थी। और तीसरी बात यह है, जैसे आपका जो दूसरा पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर जिसे हम कहते हैं, जो इंटरनेशनल बुकर है बच्चे वो दिया जाता है इंटरनेशनली किसी भी किताब को, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो किताब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बुकर प्राइज दिया जाता है जिसमें इंटरनेशनल नहीं आता, ये सिर्फ आपका बुकर प्राइज है। बुकर प्राइज सिर्फ जो है इंग्लिश जो भाषा की नॉवेल्स है उनको ही दिया जाता है, ट्रांसलेशन को नहीं, ठीक है। तो ये जो है दोनों में क्या है एक बड़ा डिफरेंस है। तो तीनों ही सेंटेंस बच्चे आपके इसमें सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो है आपका फ्लैश, ठीक है। उपन्यास का नाम है फ्लैश और राइटर का नाम है डेविड सेजले। 2025 का पुरस्कार इनको दिया गया है। 2024 का किसे दिया गया था? 2024 में भी आपको याद रखना है, 2024 का जो है सामंथा हार्वे, ठीक है। सामंथा हार्वे ने बच्चे आपका जीता था। और कौन सी किताब के लिए जीता था? ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल नाम की किताब थी, उपन्यास था जिसके लिए इन्होंने जीता था। अगला है बच्चे दृष्टि प्रणाली किससे संबंधित है? दृष्टि प्रणाली रेलवे के द्वारा जो है आपका ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है आपका AI बेस्ड फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे, ये है आपका मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली, मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली है। और ये जो है आपका किसके द्वारा किया गया बच्चे? इंडियन रेलवे के द्वारा। द इंडियन रेलवे प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड दृष्टि, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका बाल दिवस 2025 जो कि कल ही था, है ना। 14 नवंबर को हमारे देश में चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है, विषय क्या है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये जो है इसका थीम रखा गया है। हाल ही में समाचारों में भौगोलिक संकेतक GI पंजीकरण प्राप्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित किस जनजाति से संबंधित है? देखो बच्चे कितना इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक तो स्टेट पूछा जाएगा, सिक्किम है हमारा। सिक्किम में एक ट्राइब होती है जिसका नाम है लेप्चा ट्राइब, ठीक है। तो लेप्चा ट्राइब के लोगों के लिए काफ़ी सम्मानजनक बात है ये। लेप्चा ट्राइब के दो इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका तुंगबुंग है और एक आपका पुमटोंग है, पुमटोंग पुलित। इन दोनों को जो है आपका GI टैग दिया गया है। और ये लेप्चा कम्युनिटी है कि हाँ की, ये है आपके सिक्किम के, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित। अगला है हाल ही में रहा न्योमा एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रिसेंटली लद्दाख में बच्चे। ये कहाँ पे है आपका? न्योमा। न्योमा जो है बच्चे आपका लद्दाख में है। चीफ एयर मार्शल AP सिंह के द्वारा जो है आपका लद्दाख का न्यू न्योमा एयरबेस को जो है आपका लॉन्च किया गया है। ये LAC के नियर में है ना, जो आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना भारत और चीन के बीच में, वहाँ पे बच्चे आपका ये है, मतलब उससे नज़दीक है, एग्जैक्टली LAC पे नहीं है लेकिन उसके नज़दीक है, ठीक है। तो लद्दाख में आपका न्योमा है। न्योमा में एक और चीज़ है आपको याद रखना है, न्योमा में बच्चे आपका दुनिया का हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? पेट्रोल पंप है। एक रिटेल जो है यहाँ पे बच्चे आपकी पेट्रोल पंप की वो है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई में जो पेट्रोल पंप है वो आपका न्योमा में है और न्योमा जो है आपका लद्दाख में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत संयुक्त रूप से मारूज्वाला युद्ध अभ्यास किया है। यह अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? स्टेट आपको पूछा है, स्टेट हमें याद रखना है राजस्थान, ठीक है। स्टेट हमें याद रखना बच्चे राजस्थान में हुआ है आपका मारूज्वाला युद्ध अभ्यास है। ये आपका हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन
एयरफोर्स, दोनों के जो है आपका मिल करके किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सक्षम राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है, जो कि आने वाला जो बच्चे एशियन चैंपियनशिप है ना तीरंदाजी का, उसमें भी हिस्सा ले रही हैं। तो ये है आपके शीतल देवी। कहाँ की है ये जम्मू कश्मीर की है, याद रखना, ठीक है, आर्चर है, तीरंदाज है। अगला है बच्चे, भारत किस वर्ष अगला अखिल भारतीय बाघ अनुमान AITE विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण आयोजित करने वाला है? काफी इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अगले साल आपको याद रखना है 2026 में, 2026 में बच्चे भारत के द्वारा क्या किया जाएगा, बाघ का एक सर्वे जो है आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है, पहली बार कर रहा है इंडिया, तो ये आपको याद रखना है 2026, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना, इससे पहले जो हमने AITE किया था ना 2022 का, AITE जो है लास्ट आपका 2022 में हुआ था, और इसने ये रिकॉर्ड किया था कि जो टाइगर्स के 75% है ना, 75% जो पॉपुलेशन है वो भारत में है, ठीक है, बाघ की, ये याद रखना। अच्छा, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय कौन से शहर में खोला गया है? ये भी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजिट पे गए थे, क्योंकि ये स्टेट वो है जो कि अभी बना है ये जो है इसी महीने, मतलब नवंबर महीने में बना था, 1 नवंबर 2000 को बच्चे स्टेट बना है आपका, और ये स्टेट जो है आपका छत्तीसगढ़ है, जिसकी कैपिटल रायपुर में है। तो नवा रायपुर में बच्चे आपका डिजिटल म्यूजियम जो है ये इनोग्रेट किया गया है। अच्छा, यूरोपीय संघ ने कौन से साल तक 1990 के स्तर से उत्सर्जन में 90% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कौन से साल तक? ये बच्चे आपका किसका है, यूरोपीय संघ का है, तो ये है 2040 तक, 2040, ठीक है। जितना उत्सर्जन हम 1990 में कर रहे थे उतना ही हमें अचीव करना है 2040 तक, लेकिन ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का टारगेट है, ठीक है, EU का, यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। अच्छा, 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन 2025 किस शहर में संपन्न हुआ है? याद रखिएगा, ये आपका है मोबिलिटी, ठीक है, ये आपका बच्चे मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन है, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया था? ये आपका नई दिल्ली, ठीक है। अधिकतर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस तरीके के सम्मेलन नई दिल्ली में ही होते हैं ज़्यादातर, है ना। किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, ताकि एक से अधिक विवाहों को अपराध माना जा सके, और ये बच्चे सारे रिलीजन पे लागू होगा, ठीक है, याद रखना। ये जो है आपका हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, सभी पे लागू होगा। पॉलीगेमी को पूरी तरीके से बैन करने के लिए जो है आपका कानून बनाया जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, ठीक है। इसकी बहुत सारी जो है आपका चर्चा, कंट्रोवर्सी भी है आपका, तो असम स्टेट के द्वारा ये आपका किया गया है, आपको याद रखना है। अगला बच्चे, गेल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा बच्चे, इनका नाम है दीपक गुप्ता, ठीक है। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया का अध्यक्ष जो है चुना गया है, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा है। अच्छा, 2027 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 इसकी मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? देखो बच्चे, 2025 में आपका हो रहा है 30, ठीक है, आपका जो है COP31 होगा 2026 में, जिसकी अभी कहाँ पे है वेन्यू इसका भी डिसाइड नहीं हुआ है। सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो है ये चल रहा है, ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन COP32 यानी कि 2027 ये जो है बच्चे आपका डिसाइड हो चुका है कि कहाँ पे होगा। तो याद रखना है आपको इथियोपिया की हमने 2 खबरें पढ़ी हैं। अगर आपको याद है सेशन की शुरुआत जो मैंने करी थी वो भी इसी क्वेश्चन से करी थी, इथियोपिया का ही बच्चे आपका क्वेश्चन था कि इथियोपिया जो है हमारे देश की एक स्कीम को, एक मिशन को जो है आपका अपनाने की बात कर रहा है, और वो आपका कौन सा वाला है? दीनदयाल उपाध्याय, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए मिशन चला जाता है भारत में, ठीक है। तो इथियोपिया जो है 2027 में COP30 की मेजबानी करेगा, ये डिसाइड हो चुका है। इस बार COP30 जो आपका COP32 की मेजबानी करेगा, जो COP30 की मेजबानी कर रहा है देश वो है आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, और जगह का नाम है बेलेम, ठीक है, याद रखेंगे बेलेम। अच्छा, भारतीय वायुसेना ने अपनी 93rd वर्षगांठ मनाने के लिए अपना पहला पूर्ण पैमाने पर एयर शो किस शहर में आयोजित किया है? तो इन्होंने बच्चे आपका किया है असम में। असम में कहाँ पे? गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में जो है आपका एयर शो है, और यहाँ पे जुबीन गर्ग को, बेसिकली जुबीन गर्ग है ना, अब तो आपको नाम होगा इनका, नाम याद होगा इनका,
है ना, इनकी रिलेटेड जो है आपकी काफ़ी चर्चाएं हुई थी, इनका देहांत हुआ था जब। तो जुबिन गर्ग जो है असम के एक बहुत ही फेमस सिंगर, ठीक है, जब ये गए थे, जब इनका देहांत हुआ था, तो उस दौरान जो है बहुत सारी न्यूज़ जो है मैंने इनके बारे में आपको बताई भी थी। तो जुबिन गर्ग को बच्चे एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उनका जो है 93rd एनिवर्सरी है अभी जो है आपका 8 अक्टूबर को। भारत में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, है ना। तो ये सेलिब्रेशन तो आपका हो चुका है, लेकिन इसी से रिलेटेड जो है आपका एक एयर शो हो रहा है जो कि गुवाहाटी में आपका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स का अपना पहला पूर्ण पैमाने पर एयर शो ये आपका कहाँ पे हो रहा है बच्चे? गुवाहाटी में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार ये रिपीट हो गया है। नाम क्या है इनका? डेविड सिजले, ठीक है, डेविड सिजले इनका नाम है, फ्लैश नाम का इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है? साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे आप आरआरबी दे रहे हैं। तो आईआईटी बॉम्बे बच्चे याद रखना, यह है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप है और ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। अब जो है आपका अंतिम खबर की तरफ हम जाते हैं और ये अंतिम खबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अभी जो है इसका डेवलपमेंट होने बाकी है, ठीक है। बिहार इलेक्शन बच्चे इस पूरे हफ्ते जो है अलग अलग चरणों में किया गया और इसका रिजल्ट जो है हफ्ता खत्म होते होते जो है हमारे सामने है, ठीक है। तो बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अभी खैर सीएम के पद पे किसका चुनाव होगा अभी ये डिसाइड नहीं है, है ना, हो सकता है कि किसी और का हमको देखने को मिले। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती इस बार, है ना, तो एनडीए की सरकार बनेगी, डेफिनेटली एनडीए की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जो रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है यानी कि एनडीए है, एनडीए ने बिहार असेंबली में बच्चे टोटल कितने हैं? 243 सीट की है बिहार असेंबली, ठीक है। बिहार की जो विधानसभा है यहाँ पे 243 की जो है आपके मेंबर है। तो 243 में से कितनी सीटें जो है एनडीए ने जीती हैं इस बिहार इलेक्शन में? ये है टोटल 202, ठीक है। ये एनडीए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एनडीए की बात हो रही है। अब सिर्फ हम अगर इंडिविजुअली पार्टी की बात करते हैं तो ये पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो बच्चे सीटें जीती है ना, बीजेपी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा जीती है 89 सीट्स, ठीक है। उसके बाद में जो है आपकी चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है उनकी जो आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसे हम कहते हैं, इसने जो है 85 सीट जीती है, ठीक है। 89 जीती है बीजेपी ने, 85 जीती है आपके जेडीयू ने। फिर आपके जो यूनियन मिनिस्टर है चिराग पासवान, इनके जो वो है लोक जनशक्ति पार्टी, इन्होंने कितनी 19 सीटें जीती हैं, ठीक है। फिर आपका हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है ना, ये जो है आपकी जीतन राम मांझी की पार्टी है, इन्होंने 5 सीट जीती हैं। फिर आपकी उपेंद्र कुशवाहा, इनकी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इन्होंने 4 सीट जीती है, ठीक है। ये तो हो गए सारे के सारे इधर वाले एनडीए वाले। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की जो इंडिया अलायंस है, उसमें अगर आप देखेंगे आरजेडी लालू प्रसाद वाली है जो, ठीक है, इसमें आपकी कितने हैं इनकी? 35 सीट है, ठीक है, 35 है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है आपका, इन्होंने 25 सीट जीती हैं इसमें से, ठीक है। महागठबंधन ने टोटल जो है आपकी 35 सीट जीती हैं, ठीक है। और उसमें से आरजेडी यानी कि जो अभी तेजस्वी वाली जो है ना, तेजस्वी यादव वाली जो आपकी पार्टी है आरजेडी, उन्होंने जो है 25 सीट जीती हैं। कांग्रेस ने जो है 6 सीटें जीती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है आपका मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इन्होंने जो है 2 सीटें जीती है। फिर सीपीआईएम ने जो है आपका और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने जो है आपका एक सीटें जीती है ना। तो बेसिकली ये आपका महागठबंधन है जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उन्होंने 35 सीटें जीती हैं। बाकी जो एनडीए की है, एनडीए के साथ में जो बाकी है ना, लोक जनशक्ति हो गया आपका, ये हमारे नीतीश कुमार वाली हो गई, आपकी ये जेडीयू हो गई, इन सब की सीटें याद रखना। दूसरे नंबर पर जो है जेडीयू आ गई है, पहले नंबर पर जो है आपकी बीजेपी है। और इन सबके गठबंधन को एनडीए कहते हैं और इन सबके गठबंधन को इंडिया अलायंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब पक्ष और विपक्ष है ना, ये जो है आपकी ये है। और इस बार बच्चे आपकी एनडीए की दोबारा से सरकार बन गई है। अब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी के होंगे, क्योंकि हमारे जो नीतीश कुमार थे उनकी पार्टी तो सेकंड नंबर पे आ गई, 85 सीटें जीती हैं, ठीक है। बीजेपी के ही कोई बनेगा या फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे, देखा जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। उसके अलावा बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप जाते हैं ना, आपको महापैक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से अब टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लेनी है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। सारे एग्जाम्स के जो पुराने एग्जाम है वो भी, जो अभी अपकमिंग एग्जाम होंगे उनकी भी आपकी टेस्ट सीरीज अपडेट होती रहेंगी। जो आजकल चल रहे हैं जैसे कि एसएससी, आरआरबी, डीडीएजी है ना, ये सारी के सारे एग्जाम जो है आजकल चल रहे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो 12 महीने की वैलिडिटी है, एक बार जरूर जाएँ, बाइलिंगुअल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कुछ आपको दिया जा रहा है।
ठीक है, इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए बच्चे आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।